पहले समझना जरूरी। अगर हम उसके इमेज के आधार पर काम करेंगे तो सारी चीज़ें गलत होंगी। मेरे प्रत्यक्ष अनुभव अपने जीवन के भी ऐसे रहे हैं कि अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो ट्राइब को लेकर बड़े प्रिजुडाइज्ड हैं, उनको कंट्रोल करना है, उनसे बच के रहना है। ये हमारा पूरा समाज ये सोचता रहा। लेकिन कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। देखिए, आपके पिताजी सांसद रहे हैं 3 बार, आप राजनीतिक परिवार से भी मान लिया जाए, आपने संघ से आप जुड़े रहे हैं और आपने खासकर इस वर्ग के लिए काम किया। आपने जल, जंगल, जमीन, जानवर के लिए काम किया है, आदिवासियों के लिए आपने बहुत काम किया है, और आप IITN भी हैं। दिल्ली से आपने IIT की। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अमूमन जो देखा है हमने कि चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर ब्यूरोक्रेसी हो या तमाम चीज़ें हो, एक सांकेतिक तौर पर आप उनको किसी कमेटी में रख दो, आप सांकेतिक तौर पर उनको सांसद बना दो, आप सांकेतिक तौर पर उनको आदिवासी बना दो। कोई आदिवासी, चाहे किसी भी राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार, किसी आदिवासी को वित्त मंत्री आपने नहीं देखा होगा, किसी आदिवासी को गृह मंत्री आपने नहीं देखा होगा, किसी आदिवासी को उद्योग मंत्री नहीं देखा होगा। एक सांकेतिक तौर पर आदिवासी है तो उसको आदिवासी मंत्रालय दे दो। इस मानसिकता से कब बाहर निकलेंगे राज्य और केंद्र? ये तो अब निकले हैं हम। 1914 2014 में जब सरकार बनी है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7-8 साल में अलग अलग मंत्रालय जनजाति प्रतिनिधियों को मिला है। अभी इस समय तो 8 मंत्रालय हैं, तो ये पहली बार हुआ है। बहुत वेलकम स्टेप है। लेकिन इन सब में भी जो चुनौती है, ये सब बन भी जाएंगे तो भी नीचे काम करने वाली मशीनरी, उसको लेके जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ, वो जनजाति समाज के नाम पर या ट्राइबल रिसर्च के नाम पे जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जिसको पढ़कर कोई नया आदमी कुछ सोचेगा, वो सारा एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज से भरा हुआ है। जनजाति समाज का बारे में जानकारी यानी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी। आज भी दुर्भाग्य से ये कहा जाता है कि ये जनजाति, गौण जनजाति यहाँ पाई जाती है, जैसे किसी जीव जंतु का एंथ्रोपोलॉजी स्टडी किया जाता है। कभी ये तो नहीं कहा जाता कि ये फलानी कम्युनिटी जो है यहाँ पाई जाती है या जैन समुदाय यहाँ पाया जाता है, और वो दृष्टिकोण ही एंथ्रोपोलॉजी स्टडी का बना रहा। और इसलिए वहाँ के जो रियल प्रॉब्लम्स है वो किसी को पता ही नहीं। तो ये जो चुनौती है, तो मैं जैसे कहता हूँ कि अस्मिता, अस्तित्व और विकास, ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जनजाति समाज के, केवल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी नहीं है। बतौर चेयरमैन आपने अभी क्या देखा? क्योंकि तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से जो आदिवासी प्रभावित इलाके हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ से आपके पास शिकायतें आती होंगी, वहाँ से बहुत सारी आपके पास चीज़ें आती होंगी। आपने अभी तक क्या देखा? मर्म क्या है इसमें? ज़्यादातर जब हम ये शिकायतें भी आ रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम जोर इस पर ज़्यादा दे रहे हैं कि शिकायतें आए ही ना, समझ बढ़े लोग सिस्टम की। और जो शिकायतें आ रही हैं उसमें अगर मोटे तौर पे माना जाए तो एक तो आरक्षण से संबंधित शिकायतें आती है। आरक्षण से संबंधित ज़्यादा इसलिए आती है कि आरक्षण लेने तक व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो जाता है। वो शिकायतें आती हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की जाती है, तमाम प्रकार के रोस्टर प्रावधान, लगातार सरकार का आग्रह कि ये सीट्स फिल की जाए, तो भी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अलग अलग स्टेप्स पर बहुत सारी रुकावटें हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मानूँ तो अभी हमने एक संगोष्ठी की थी और प्रदर्शनी की थी जिसमें हमने जनजाति लेक्चरर्स को और प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के आगे पूरे देश में बहुत ही गिने चुने, उंगली पर गिने चुने लायक प्रोफेसर आज तक पहुँचे हैं। अच्छा, 89% सीट्स खाली हैं प्रोफेसर की शेड्यूल ट्राइब। तो ये सिद्ध कर रहा है कि हम कहाँ रुकावटें बीच बीच में हैं। स्कूल के स्तर से देखें, कॉलेज के स्तर पे डिस्करेजमेंट है, आपका कोई इतिहास नहीं है, आपको आता नहीं है कुछ। लगातार अगर आप सुनेंगे तो सुनने में आता है कि वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अब एलिजिबिलिटी कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करने वालों में कितना बायसनेस है, इसको लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसके लिए समाज की समझ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये ध्यान में आती है। फिर जनजाति समुदाय को जो विशेष अधिकार दिए गए, जैसे वनों का अधिकार है, तो ज़्यादातर मान्यता ये है कि जनजाति समुदाय जो है वो वनों को बिगाड़ देगा, जंगल काट देगा, जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जबकि है वास्तविकता ठीक विपरीत। जनजाति समुदाय ने ही इतने हजारों वर्षों से वनों को संभाला है, उसके साथ रहा है, पर वो हमें सिखा गए अंग्रेज। तो अभी भी हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है
उनको बड़ा एक जिम्मेदारी लगती है कि इनसे जंगल को बचाना है। कुछ दिनों बाद एक त्योहार भी आ रहा है जिसमें पेड़ पौधों की रक्षा कैसे की जाती है और उनको उनको किस तरीके से किया जाता है। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा जो औद्योगिकीकरण है वो तो आदिवासी इलाकों में, और क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं, माइंस हैं, वो सब इन इलाकों में। और सबसे ज्यादा अगर प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो वहां पर हो रहा है, और वो अपने घर से भी बाहर हैं। आदिवासी इसलिए अपने घर से भी निकाले जा रहे हैं, उनके हाथ से जंगल भी छीना जा रहा है, पेड़ भी छीने जा रहे हैं, जानवर भी छीने जा रहे हैं। इसको लेकर कोई चिंता, इसको लेकर कोई शिकायत? नहीं, इसी को लेकर ये सारी चीजें हो सकती हैं। समझ के अभाव के कारण हम अनावश्यक रूप से उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। देश को औद्योगिक विकास की जरूरत है, देश को मिनरल्स की जरूरत है, देश में और भी विकास की गतिविधियों की आवश्यकता है, सड़कें बननी है। लेकिन मैं जो देखता हूँ और जिस प्रकार के प्रावधान हमारे पास में है, उसमें ये सारों का संतुलन बैठ सकता है। सरकारें भी लगातार इस कोशिश में रहती है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो करते समय वैसी संवेदना नहीं दिखती। जैसे अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हो तो उस प्रोजेक्ट में जितने जनजाति परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनका रीसेटलमेंट, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हाँ, नहीं। इतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत कठिन काम नहीं होता। मेरा अनुभव ऐसा है कि सामान्यतः हम डीपीआर जब बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो यहाँ तक भी बना लेते हैं कि उसके गेस्ट हाउस कहाँ बनेंगे, लेकिन उस डीपीआर बनाते समय ये जो परिवार प्रभावित होंगे उनके रीसेटलमेंट प्लान कैसा होगा, ये नहीं बनता। ये हम लिख तो देते हैं कि हम उसके अनुसार करेंगे, पर जब इम्प्लीमेंट होने लगता है वो किन्हीं कारणों से डिले होता है और उसका बहुत नुकसान होता है। उसी के कारण अविश्वास पैदा होता है, उसी के कारण सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है। तो ये बहुत करने की आवश्यकता है। आयोग का काम ही है, आयोग लगातार इस पर प्रयासरत है उसके सामने विषय आने के बाद। पर उससे भी बड़ी चिंता की विषय है कि ये समझ अगर पूरे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लानर्स में, समाज में बन जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो वनों पर अधिकार, कोई वनों पर अधिकार ये कोई लेन देन का मामला नहीं है, ये आस्था का ये मामला है कि वन पर स्वाभाविक रूप से वो समुदाय का अधिकार था, पर उसने कभी भी अधिकार जताया नहीं था। वनवासी समाज की ये विशेषता है कि वो इंडिविजुअल ओनरशिप उसके संस्कार में ही नहीं है। उसने कभी जंगल को आपस में बांटा नहीं था। आज भी हम गांव बनाते हैं, गांव में जब घर बनाता है कोई, तो वो उसके प्लॉट के बीच में लाइन नहीं खड़ी करता कि यहाँ तक की जमीन मेरे घर की, वहां तक की तेरे घर की। पास पास में मकान बनाते, जंगल में वो पेड़ बांटता नहीं है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि जब हम वनाधिकार दे रहे हैं तो उसको व्यक्तिगत पेड़ नहीं चाहिए, उसको अपने कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी ओनरशिप पे भरोसा करता है, जो वैसे तो सबको सीखने लायक बात है। लेकिन इस बात को समझकर उसके लिए पॉलिसी बनना चाहिए, इस बात को समझकर उसको अधिकार दिए जाने चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं आप। और केंद्र ने भी और राज्य ने भी बहुत सारे कानून दिए हैं कि वो अपने कैसे हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन तमाम राज्यों में हमने देखा है कि ट्राइबल की जमीन कोई ले नहीं सकता है, लेकिन बावजूद इसके खरीद लेते हैं लोग, उनको प्रभावित करके खरीद लेते हैं, उनको दबाव में लेके खरीद लेते हैं। उसमें ये भी है कि भाई कलेक्टर उसकी जांच करे, जलाधीश उसकी जांच करे, उसके बाद जांच करने के बाद, लेकिन वो अनुमति की भी जरूरत नहीं। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में ऐसा चल रहा है। उसको लेकर क्या कोई मॉनिटरिंग या क्या कोई कार्रवाई खास करने जा रहा है? नहीं, हम लोगों ने उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल को तो काफ़ी चुस्त दुरुस्त किया है और हम लोग लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, पॉलिसी मेकर्स के साथ में, इवन मिनिस्ट्रीज़ के साथ में भी, कि अपने नीचे की जो ट्रेनिंग है, जैसे फॉरेस्ट में कोई ऑफिसर बनता है, उसको ये जो एंगल है जनजाति समुदाय के अधिकारों का, उसके प्रति जागरूक भी किया जाए, ट्रेन भी किया जाए और उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ाई जाए। एक जनजाति समुदाय के साथ नई प्रकार की समस्या हुई है कि उसके साथ सिंपैथी करने वाले लोग बहुत हैं और उससे एम्पैथाइज करने वाले लोग नहीं। तो सिंपैथी के कारण लोग एक्टिविस्ट के रूप में तो खड़े हो रहे हैं, और उसके साथ काम करना, उसको समझना, उसकी समस्याओं के समाधान के बारे में काम करना, ये नहीं दिख रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे समाज में ये समझ आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक नई चीज मैं देखने जा रहा हूँ, क्योंकि जहां जहां आदिवासी समुदाय है, क्योंकि हाल ही में देश भर में अभी पीएफआई को लेकर छापे पड़े और कई जगह जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं कि लोग चौंक रहे हैं, तमाम एजेंसियां चौंक गई। 2047 का जिक्र उसमें किया गया है। 2047 में उन्होंने इस बात का जिक्र है कि देश की एक बड़ी आबादी है दलित और आदिवासी। अगर ये दलित और आदिवासी आबादी का 10% भी अगर हमारे साथ आ गया तो हम इंशाअल्लाह इस भारत को इस्लामिक राज्य बना देंगे, इस बात का जिक्र है।
तो तमाम जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर ऐसा हम देख रहे हैं, तमाम तथ्य भी आ रहे हैं, श्योपुर में से लेके बहुत सारे केसेस हुए हैं, वहां के प्रशासन ने जांच की है कि आदिवासी महिलाओं से मुस्लिम समुदाय के लोग शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद फिर उनको, क्योंकि बहुत सारे अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार, जमीन पादे का ठेकों का अधिकार, माइनिंग के पट्टों का अधिकार, और अप्रत्यक्ष रूप से वो सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं। इसको लेकर आपके नजर में कोई कोई मामला आया संज्ञान? नहीं, ये क्योंकि उनको उस तरह के अभी अधिकार मिले हुए हैं, तो ये एक चुनौती है, पूरे देश के सामने चुनौती है कि लैंड एलिनेशन किसी भी तरीके से होगा तो उसे रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि जनजाति समुदाय को उनको ज़मीन का जो अधिकार दिया गया कि उनकी ज़मीन किसी को ना जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि सामान्यतः जनजाति समुदायों में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है, लेकिन उसी के कारण उनकी संस्कृति बची है, उसी के कारण उनका अस्तित्व है। मैं इसकी तुलना करता हूँ कई बार कि बिहार के लोगों को बहुत बाहर जाना पड़ता है। तो क्यों जाना पड़ता है? तो ये मेरा एक परसेप्शन है कि इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ का बहुत सारा समाज लैंडलेस हो गया और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रावधान तो हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से आपने कहा कि लूपहोल निकाले जाते हैं, तो लूपहोल से भी ज़्यादा जनजाति लड़की से विवाह करना, जनजाति लड़की तक वो अधिकार सीमित रहता है, लेकिन आगे चलकर उसके संतति को वो अधिकार नहीं है, लेकिन वो निगलेक्ट होता है क्योंकि उसके बच्चों को वो अधिकार नहीं होता है, पर वो निगलेक्ट होता है। तो एक इस कानून के समझ का नीचे तक के अधिकारियों में कमी, इसका भी वो लाभ ले रहे हैं और ये एक सीरियस मैटर है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जनजातियों को जो अधिकार दिए वो कोई 4 लोगों के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरे समुदाय की संस्कृति की रक्षा करते हुए विकास में उसकी भागीदारी, इसके लिए है। तो बारीक बारीक बातों पे सभी को विचार करने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को भी, उसको जो उसके प्रोटेक्ट करने वाले ग्राउंड पे जो अधिकारी हैं उनके लिए भी, और इस पर बहुत सारे काम की ज़रूरत है। उन बातों को हम ध्यान करके डॉक्यूमेंट करके सरकार के संज्ञान में भी ला रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भविष्य में इसके बारे में कोई ठीक प्रकार के प्रावधान बनेंगे। पेसा एक्ट आया है और पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ है, देश में कई जगह लागू हुआ है। किस तरीके से ये समुदाय को सशक्त करेगा, उसके अधिकारों की रक्षा करेगा? पेशा के बारे में भी बहुत सारे लोगों में भ्रम से लगते हैं, पर मैं जो देखता हूँ पेशा, ये वास्तव में जनजाति क्षेत्र में, क्योंकि क्लोज निट सोसाइटी है, पहले तो हम सभी ऐसे थे, तो पेशा वास्तव में जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उसका आदर्श स्वरूप हो सकता है। क्योंकि उसमें हम जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ज़्यादातर बातें डायरेक्ट डेमोक्रेसी से हो, उसका सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। दुर्भाग्य से 1996 में वो पास होने के बाद भी अभी प्रभावी रूप से वो शब्द नहीं आ पाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी उसके रूल्स बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, पर अगर वो लेटर एंड स्पिरिट में लागू हुआ तो वो पूरे देश को उदाहरण देगा कि एक गांव अपने अधिकांश समस्याओं का समाधान करते हुए विकास स्वयं भी कर सकता है और देश के विकास में कैसे भागीदारी हो सकती है, और उसमें बहुत सारे करप्शन, बहुत सारी चीज़ों की दूरी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा माध्यम है। तो एक ग्राम सभा अगर अपने अधिकांश निर्णय, अपने विकास से संबंधित निर्णय खुद करने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का, तो मेरे दृष्टि में पेशा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अच्छा है कुछ सरकारों ने इसके बारे में संज्ञान लिया है और उसको ईमानदारी से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे तंत्र को तैयार होना पड़ेगा, थोड़ी हमारी मानसिकता में अंतर लाना पड़ेगा, लेकिन ये होने के बाद में ये पूरे देश को एक संदेश देगा कि ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है। एक तो आपने प्रयास किया कि तमाम देश भर की कई यूनिवर्सिटियों में ये जो आपने कार्यशाला आयोजित की, ये कार्यशाला किस तरह की थी और उसमें क्या क्या हुआ, एक प्रयास आपने ये किया। दूसरा प्रयास मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय जो नायक रहे हैं उनका योगदान है, उसमें आपने जिन्हें लोग नहीं जानते वो आपने किया, थोड़ा सा बताएं आप इसके लिए। जनजाति समुदाय के बारे में जैसा मैंने कहा कि इमेज और रियलिटी का अंतर है, तो आम समाज में मैं कॉलेज जीवन से भी देखता था कि हमारे साथी लोग आदिवासियों के बारे में कैसा सोचते थे। तो आदिवासी ने वो फिल्मों में देखा उन्होंने आदिवासियों को, बॉलीवुड की, उसमें जो आदिवासी, हम सोचते थे हम तो ऐसे है नहीं, कभी भी हमारे देश में ऐसा आदिवासी नहीं रहता, तो ये कहाँ से सोचते हैं, तो ये प्रश्न आता था मन में। मुझे लगा ये फिल्में देख के आता है, मैंने कहा बॉलीवुड बनाने वाले भी तो भारतीय, वो क्यों ऐसा बना रहे हैं। तो ध्यान आया कि वो हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करते हैं।
और हॉलीवुड फिल्मों में इसलिए आया क्योंकि वो वहाँ के जो एंग्लो सेक्सन रेस थी वो ये सिद्ध करना चाहती थी कि हेड हंटर्स हैं, ये असभ्य हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको वैसा पोर्ट्रे किया और हम लोग भी यही मान के चले आए। तो उनका ना कोई इतिहास है ना कोई विकास है। अब उसमें से उनके इतिहास को फिर से सामने लाने की ज़रूरत है। अभी आज़ादी के अमृतकाल में हमने अवसर को देखा कि जनजाति नायकों का बलिदान कितना रहा है, ज़बरदस्त बलिदान है, लेकिन वो कभी भी इतिहास के पन्नों से बाहर नहीं निकला। आर्काइव्स में अवेलेबल है लेकिन समाज के सामने नहीं गया। तो ऐसे हमने 60 जनजाति नायकों का और उसके युद्ध का डॉक्यूमेंटेशन करके एक प्रदर्शनी बनाई और हमने सोचा कि वो जो छात्र जनजाति के खास तौर से हैं उन तक भी वो बात पहुंचे और पूरे समाज तक बात पहुंचे। तो हमने सोचा यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम करेंगे, तो हमने प्रदर्शनी लगाई, उसमें जनजाति समाज का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इस विषय पर व्याख्यान रखे। बहुत सौभाग्य की बात है, ज़्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ऐसे में छात्र आएंगे, लेकिन लगभग 50,000 छात्रों ने 104 यूनिवर्सिटी में उस कार्यक्रम को सुना। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे सबने कहा कि हमें तो कल्पना ही नहीं थी कि इतने छात्र आएंगे, हम जितनी कल्पना करते थे 4-4 गुना आए हैं और पूरे 3 घंटे तक उस कार्यक्रम में रुके हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम हुआ है, लोगों में अपने इतिहास को समझना और लोगों तक लाना, इसका भी एक उत्साह बना है और एक प्राइड सा महसूस हुआ है, अपनी अस्मिता का जागरण जिसको हम कहते हैं वो हो रहा है कि हमारा देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है, हम कुछ नहीं ऐसा नहीं। उदाहरण कहूँ तो इंदौर की यूनिवर्सिटी के पास में जो चौराहा है उसको वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने टांटिया भील चौराहा किया। हाँ। ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल गिमिक सा है, लेकिन उसके बाद कुछ छात्र हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ आते थे और कमरा ढूंढते थे तो हमसे लोग पूछते तुम हो कौन, तुम कहाँ के हो, हम तुमको कमरा नहीं देंगे। अब हम ये बोल सकेंगे कि वो जो टांटिया भील की प्रतिमा लगी है उसके हम वंशज हैं, जो केवल स्वयं विकास तो कर ही सकता है, पूरे देश के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आपको लगता है कार्यपालिका को भी इस विषय को लेकर, इन लोगों को लेकर एक प्रशिक्षण की जरूरत है, नए सिरे से सोचने की जरूरत है? क्योंकि जमीन पर तो पटवारी से लेकर तहसीलदार से लेकर एसडीएम से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक यही सब डील करते हैं। नहीं मनोज जी, बिल्कुल ठीक आपने बात को पूछा है। यही अब ये जो मैं यहाँ आया हूँ तब से लगा है। अभी हम सभी जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, जो आईएएस के प्रशिक्षण की है, पुलिस एकेडमी है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग है, इन सबको अभी रिसेंटली ही मैं पत्र लिखा है कि हम उनके साथ डायलॉग करना चाहते हैं और वो जो अधिकारी आते हैं, क्योंकि उससे ही नीचे तक परकोलेट होता है सब कुछ, तो उनसे बात करना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में वो जनजाति समुदाय के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में कैसा ओरिएंटेशन कर रहे हैं। वहाँ से वो शुरुआत होने की आवश्यकता है। हम लोग उस पर इनिशिएटिव लिया है आयोग ने और हम अगले 1-2 महीने में ही उनसे डायलॉग करके और उस प्रकार की बात हमें, इवन हम जुडिशरी से भी बात करना चाहते हैं, हमने समय भी मांगा है कि जब सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, वो जो न्याय प्रक्रिया में शामिल लोग हैं, एडवोकेट से लेकर और जजेस तक, उन तक जनजाति समुदाय के बारे में क्या जानकारी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं एक बहुत प्रतिष्ठित लॉ इंस्टीट्यूट में गया था और वहाँ के एलएलएम के छात्रों से संवाद किया अभी 8 दिन पूर्व ही, और मैंने उनसे ये पूछा कि एससी और एसटी में अंतर क्या है। एक भी छात्र को ये पता नहीं था। तो ये ध्यान में आता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जनजाति समुदायों के बारे में बहुत कम जानकारी है। कितना बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, उसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सभी से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपील करता हूँ कि ये हमारा 11 करोड़ का समाज, अभी तो जब मैं बोलता हूँ कि आपको पता है कितने जनजाति हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत छुटपुट कहीं अंडमान निकोबार में होंगे। ये सामान्य बहुत अच्छे स्तर के लोगों को, पर 11 करोड़ का समुदाय, इतना बड़ा समुदाय, उसके बारे में हमारे आसपास वो कितना है इसकी भी कल्पना नहीं है। बहुत समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में एक विषय आया है झारखंड के संवेद शिखर को लेकर, जैन समाज ने काफी विरोध किया, बाद में उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, लेकिन वहीं के आदिवासी समाज अब मांग कर रहा है कि साहब ये मुरुंग है हमारे और हम इन्हें मानते हैं, हमारी आस्था से जुड़ी हुई है और अब ये पहाड़ हमको, ये मुरुंग हमको चाहिए। तो अब 2 समाज का टकराव है, इसमें कैसे? ये समाज का टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज एक दूसरे से अपने को अलग मान रहे हैं। क्योंकि हमारा तो इतिहास ऐसा रहा ही है कि पहले हम सब जंगल में थे, तो निश्चित ही वो स्थान रहा होगा। उनकी अनुमति से ही आपने अपने स्थान भी बनाए होंगे। तो इस बात को मानना वो ज़रूरी है, और मानना है ना, हम परस्पर इस बात को समझें कि हम एक दूसरे को जानते हैं।
ये समझ पैदा होना बहुत जरूरी है, अन्यथा तो हमेशा इतिहास में ऐसे चीजें ऐसी निकलेंगी। बहुत छोटी सी बात है, हम हृदय से हम जानते हैं, केवल कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण ये सब समस्या हो रही है। मैं एक बात बताता हूँ, आज से 20 साल पहले मैं करीब झारखंड में एक गांव में गया था। एक बूढ़े व्यक्ति थे बहुत, उनके साथ भोजन कर रहा था। उस समय विवाद शुरू हो गया था थोड़ा सा कि हमारे भगवान अलग हैं, आपके भगवान अलग हैं। अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है एक तरह से। वो व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कोई पुराण नहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा देखो अपन सब लोग जंगल में रहते थे, अपन भगवान की पूजा करते थे, अपने में से ही तो लोग गांव में चले गए, शहर में चले गए। उन्होंने चित्रकारी सीख ली, उन्होंने मूर्ति बनाना सीख लिया, उन्होंने इसी भगवान की तो चित्र बनाए, अपने ही भगवान का तो चित्र बनाया, अपने ही भगवान की तो मूर्ति बनाई। अब इसमें झगड़ा क्या, तुम्हारा भगवान मेरा भगवान। इतनी सरल बात वो गांव के व्यक्ति ने कही। जनजाति की समझ ये है, तो इसमें ये विवाद ही नहीं हो अगर वो जो एकात्मता का भाव है हमारा वो फिर से याद आ जाए हमें। लेकिन वो याद नहीं आ रहा है, वो अभी याद नहीं आ रहा है, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि आएगा वो। एक और ये सवाल, समझ जनजाति समाज ही देगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो झाबुआ बेल्ट है, धार बेल्ट है, आपने वहाँ बहुत काम किया है, जनसेवा संस्थान में भी काम किया है, शिव गंगा जो एक संस्था उसमें भी आपने बहुत काम किया है। किस तरह का काम है जो लोगों से जोड़ता है समाज को? वास्तव में जैसे मैंने कहा कि समाज के साथ में सिंपैथी करने वाले लोग बहुत हैं, एम्पैथाइज करने वाले लोग नहीं। तो हमारे साथ ये हो जाता है कि हम सोचते हैं उनको ये मदद कर दें, ये मदद करें, मटेरियल मदद कर दें, इससे होता नहीं है। ये जख्मों पे मरहम लगाने जैसा है। तो जख्म क्यों हो रहे हैं, उसका समाधान क्या है, वो अपने आप उसकी हीलिंग की ताकत कैसे आएगी, इस पर काम। तो हम जिसको बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसे ही समाज की जो का विकास है, विकसित समाज तब बनेगा जब देश में हितग्राहियों की संख्या बढ़ जाएगी। समाज में उससे नहीं होगा, परमार्थाइयों की संख्या बढ़े, जो हमारा इतिहास है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं जिसे हम कम्युनिटी एम्पावरमेंट कहते हैं, कि समाज अपनी समस्याओं को समझे और समाधान निकाले, तो उस प्रकार के प्रयोग के कारण हमें लगता है कि हम लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जो बाहर से पढ़ा लिखा वर्ग है उसको पहले ये मानस बनाना पड़ेगा कि हम लोगों को समझाने नहीं जाएंगे, हम उनको समझने जाएंगे, हम उनकी स्ट्रेंथ पर काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। तो ये बहुत आसान है। ज़्यादातर बहुत लोगों को चैलेंज लग रहा है कि डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ को कैसे खड़ा करना। इतना सरल है, क्योंकि आपको उनके विजडम पर भरोसा करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल विजडम पे भरोसा करना पड़ेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप कर भी रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप अप्रत्यक्ष तौर पर कर रहे थे। अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन के तौर पर आप कर रहे हैं। उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं आज भी आज़ादी के 62 साल बाद भी असहाय महसूस करता है। मुझे लगता है कि उनके अधिकारों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको अधिकार संपन्न बना रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहद शुद्ध न हो तो शहीद कर देता है आपकी सेहत को। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100% गारंटी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मैं जीवन हूँ। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूँ। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल,
जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का अंतिम संस्कार पैतृक गांव आखमऊ में अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। भोपाल एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज समेत कई वरिष्ठ नेता ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, सीबीआई ने फिर मेरे दफ्तर में की छापेमारी, एजेंसी ने किया इनकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फोन कॉल के जरिए दी धमकी, अज्ञात शख्स ने दी जान से मारने की धमकी। हरकत में आया पुलिस प्रशासन। मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तातापानी महोत्सव का किया शुभारंभ। 976 करोड़ 47 लाख के 1707 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आफ्ताब ने आरी से किए थे श्रद्धा के 35 टुकड़े। ऑटोप्सी में खुलासा, डीएनए जांच में जंगल से मिले बॉडी पार्ट्स भी श्रद्धा के निकले। जालंधर के कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिगड़ी तबीयत, बीमार होने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। वायरल आजकल में बहुत स्वागत है आपका। इसमें हम आपको दिखाएंगे ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे या हंसते हंसते तोड़फोड़ हो जाएंगे। हाल ही में शादियों के कई फनी और रोचक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचाते नजर आए, जिन्हें देखने के बाद यूजर्स के चेहरे खिले नजर आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसको देखने के बाद यूजर्स की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। वीडियो में आप देखेंगे कि जब एक दूल्हा जयमाला के बाद जोश जोश में लोगों के कहने पर अपनी दुल्हन को गोद में उठाने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान शेरवानी पहने दूल्हा अपनी पूरी कोशिश लगाकर भी दुल्हन को नहीं उठा पाया। वहीं जब लोग उस पर हंसने लगे तो उसने जबरदस्ती कोशिश करते हुए दुल्हन को गिरा दिया। इस दौरान वह खुद भी गिर पड़ा। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। इज्जत खराब करवा रहे यार। इज्जत खराब करवा रहे यार।
सोशल मीडिया पर दूल्हा दुल्हन से जुड़े वीडियो कुछ ज्यादा ही तेजी से वायरल होते हैं। शादी समारोह का एक हैरान कर देने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें अपनी प्रेमिका की शादी में पहुंचा प्रेमी कुछ ऐसा कर जाता है कि वहां मौजूद मेहमानों के भी होश उड़ जाते हैं। ये सिरफिरा प्रेमी प्रेमिका को मिलने स्टेज पर जाता है और अपने हाथों में सिंदूर छुपाकर लाता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह दुल्हन की मांग में भर कर सिंदूर डाल देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी घटना दूल्हे के सामने होती है, लेकिन दूल्हा मुंह ताकता ही रह जाता है। देखिए आप भी ये वीडियो। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू जब याद आती। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू जब याद आती। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू जब याद आती। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू जब याद आती। दिलवाले तो बहुत देखे। हाल ही में एक छोटी सी बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे देख यूजर्स के चेहरे खिल गए हैं। वीडियो में बच्ची हरियाणवी सॉन्ग पर थिरकते नजर आ रही है, जो कि स्टेज पर किसी सिंगर